यहाँ से स्टार्ट करेंगे। विजन है इसके यहाँ पर टेस्ट नंबर 23 देखेंगे। ठीक है, टेस्ट नंबर यहाँ पर जो 23 है ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी का है। ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी यहाँ पर जो यहाँ पर सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, सिलेबस देख सकते हो और यहाँ पर जो कुछ करंट अफेयर्स भी है, करंट अफेयर्स यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें करंट अफेयर्स जनवरी 2026 से करंट अफेयर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट में बोले, मार्केट से भी आप इसको परचेज कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर देखो हम लोग ने विज्ञान प्रौद्योगिकी के बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, क्योंकि हम लोग ने अपना जो चैनल है यूकेटी, इसके माध्यम से हम लोग ने एक पेपर किया था, करीब 7वां या 14 नंबर जो भी पेपर था, एक बार जाके आप उस पर देखोगे प्लेलिस्ट में तो मिलेगा। तो करीब मैंने 100 क्वेश्चन वहाँ से सिर्फ करंट अफेयर्स के कराए थे, वो भी 2 मंथ के, अगस्त सितंबर मंथ के। ठीक है, ऐसे करके मैंने और भी यहाँ पर कुछ क्वेश्चन को ऐड किए थे, और भी कुछ क्वेश्चन जो बचे हुए हैं वो मैं पूरा एक साथ लेके अभी करंट अफेयर्स का 3 महीने का लेकर आऊँगा। राइट, तो उसमें भी कराऊंगा आपको। तो इस टाइप से मैंने साइंस टेक्नोलॉजी कम से कम नहीं तो 500 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, 100 वो। ठीक है, और किसी न किसी माध्यम से मैंने क्वेश्चन को कवर किया है। राइट, कुछ फुल लेंथ में कवर किया है। राइट, और कुछ यहाँ पर मैंने PT 65 के MCQs कराए वहाँ पर कवर कराए। तो इसे करके करीब 400 से 500 क्वेश्चन हो गए। अभी हम लोग कम से कम 200-300 क्वेश्चन और देखेंगे। राइट, और यहाँ पर इन्वायरमेंट के हम लोगों ने क्वेश्चन देखेंगे। इन्वायरमेंट के यहाँ पर हमने 100 क्वेश्चन करंट अफेयर से कराए, वो भी आप जाके देख सकते हो। तो इन सब चीज़ में ज़्यादा जोर दे रहे हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट और साइंस टेक्नोलॉजी में इस बार ज़्यादा क्वेश्चन आने की उम्मीद है, क्योंकि हमेशा आते भी हैं। कम से कम 15 क्वेश्चन आपका, कम से कम बता रहा हूँ, इन्वायरमेंट का, और 10 से 12 क्वेश्चन इसका। ये मान सकते हो एक तरह से 25+ क्वेश्चन आपके यहाँ से कवर होते हैं। एक तरह समझ लो, आधा आप जो क्वालिफाई करेंगे, आधी चीज़ यहीं से क्वालिफाई कर जाएंगे, अगर 2 सब्जेक्ट आपके अच्छे हैं तो, है ना। इस वजह से इस पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं हम लोग। ठीक है, आते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, देखते हैं आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 है, मनोरोगों के संबंध में विचार करना है। हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया और गठिया, इनमें से कितने रोगों या में अनुवांशिक रोग होता है? इनमें से रोगों में कितने अनुवांशिक रोग हैं ये बताना है। अनुवांशिक रोग यहाँ पर जो है, एक तो यहाँ पर हो जाएगा आपका पहला, ये बोला है हीमोफीलिया। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ से जो बोला है थैलेसीमिया, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका यहाँ से अनुवांशिक रोग है। और सिकल सेल एनीमिया, यहाँ से ये भी करेक्ट होगा। ठीक है, और चौथा गठिया, ये भी आपका होगा। तो यहाँ से क्या होगा, अनुवांशिक रोग यहाँ पे ये सभी है, 1 2 3 4, इसका करेक्ट आंसर है पहले का। तो आंसर क्या होगा, अच्छा चौथा यहाँ पे नहीं होगा, है ना, गठिया नहीं होगा, 3 सिर्फ करेक्ट है। गठिया आंसर नहीं होगा, क्योंकि देखो गठिया इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर स्वप्रतिरक्षित विकार है, उसके रूप में वर्गीकृत किया गया। गठिया एक यहाँ पर एक से अधिक जोड़ों में सूजन, संवेदनशीलता रहती है, जिसके प्राथमिक लक्षण जोड़ों का दर्द, जकड़न और गतिशीलता में कमी होती है, जो प्राय आयु के बढ़ने के साथ साथ बढ़ते जाता है। ठीक है, इससे समान जो होता है घिसावट, है ना, रोमेटाइड जो अर्थराइटिस होता है उसको लेकर प्रतिरक्षित होता है। इसके उपचार में औषधि, व्यायाम और कभी कभी शल्य चिकित्सा भी शामिल होती है। तो इस वजह से यहाँ पर नहीं होगा ये। 1 2 3 करेक्ट है, 3 बातें सही होगी इसकी। क्वेश्चन 2 है, परमाणु मॉडल को लेकर के देखते हैं, निम्नलिखित पर विचार करना है। थॉमसन परमाणु या थॉमसन मॉडल ने स्पष्ट किया कि परमाणु विद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं, पहली बात। दूसरे का पहला करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं और अतः परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होते हैं। ठीक है, सेकेंड बात है, रदरफोर्ड ने प्रस्तुत किया कि परमाणु का केंद्र धन आवेशित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर परमाणु का केंद्र धन आवेशित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं, और एक परमाणु का लगभग समस्त द्रव्यमान नाभिक में होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं, और परमाणु के आकार की तुलना में नाभिक का आकार काफी छोटा होता है। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। आंसर दोनों करेक्ट है, 1 और 2। तो क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में अंडाणु और शुक्राणु के बिना स्टेम कोशिकाओं का उपयोग करके मानव भ्रूण को विकसित करने में मॉडल के संबंध में विचार करना है। वयस्क स्टेम कोशिकाएं विभिन्न ऊतकों में अंगों में पाए जाते हैं, जबकि यहाँ पर भ्रूणी स्टेम कोशिकाएं इन विट्रो निषेचन के बाद ब्लास्टोसिस्ट की आंतरिक कोशिका द्रव्यमान से प्राप्त होती है। पहली बात यहाँ से क्या होगी, पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका सही होना चाहिए। पहली बात सही है इसकी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भ्रूण जो स्टेम कोशिका होती है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बाद ब्लास्टोसिस्ट की आंतरिक कोशिका के पुंज से प्राप्त होती है, जबकि वयस्क स्टेम कोशिकाएं विभिन्न ऊतकों के अंगों में पाई जाती है, इसलिए पहला का सही है। दूसरी बात है ASC मतलब वयस्क स्टेम कोशिकाएं। ठीक है, ये क्या होती है, प्लूरिपोटेंट होते हैं, जो शरीर में लगभग किसी भी प्रकार की कोशिका में विभेदित होने में सक्षम होते हैं, और जबकि ASC जो होते हैं ये मल्टीपोटेंट कोशिकाएं होती हैं, जो सीमित प्रकार की कोशिकाओं में विभेदित हो सकती हैं। सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर ASC प्लूरिपोटेंट होती है, जिसका अर्थ होता है कि वे लगभग किसी भी कोशिका के प्रकार में विभेदित हो सकती है, जबकि ASC जो होती है ये प्राय मल्टीपोटेंट होती है, जिनमें विभेदन की क्षमता अधिक सीमित होती है, इसलिए सेकेंड गलत होगा। तीसरा,
एएससी भ्रूणी विकास के प्रारंभिक चरणों में पाए जाते हैं, जबकि यहाँ पर एएससी जीवन भर मौजूद रहती है। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से गलत है। ठीक है, आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपका वन सिर्फ करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर तीसरा इसलिए गलत है क्योंकि एएससी भ्रूण के विकास के लिए प्रारंभिक चरणों के दौरान पाई जाती है, जबकि एएससी पूरे जीवन काल में उपस्थित रहती है। ठीक है, एएससी जो होती है पूरे भ्रूण के विकास को लेकर के, और जबकि ईएससी, यह अंतर है दोनों में। ठीक है, एएससी बोला है, यहाँ पर ईएससी बोला हो। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ओनली वन यहाँ से करेक्ट है। राइट, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सी या निम्नलिखित में से किन किन नेत्र दोषों में सुधार करने हेतु अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा, देखो, एक तो अवतल लेंस हम लोग करते हैं निकट दृष्टि दोष के लिए, निकट दृष्टि दोष जिसको मायोपिया बोलते हैं। एक नेत्र दोष है जिसके यहाँ पर दूर में जो स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ होते हैं। ये तो रेटिना के अपने स्थान से विचलन या लेंस की फोकस दूरी में कमी के कारण हो सकती है। इसे अवतल लेंस के यहाँ पर लगाकर ठीक कर सकते हैं। पहली बात करेक्ट है। सेकेंड, दीर्घ दृष्टि दोष। दीर्घ दृष्टि दोष क्या होगा? ये नेत्र दोष है जिससे प्रभावित व्यक्ति निकट दृष्टि वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम नहीं होता है। ये तो रेटिना अपने स्थान से विचलित होकर आगे विस्थापित हो जाती है या लेंस की फोकस दूरी बढ़ने के कारण होती है। ठीक है, तो यहाँ से इसको ठीक कर सकते हैं। तो ये बात इसकी क्या होगी? गलत हो जाएगी। आगे, जरा दृष्टि दोष, क्योंकि यहाँ पर इसमें क्या होता है? दीर्घ वाले में उत्तल लेंस प्रयोग होता है। ठीक है, अवतल की बात करें तो अवतल पहले वाला करेक्ट है। जरा दृष्टि दोष जो है, तो ये जो हो जाएगा, ये आपका इसमें क्या करेंगे? इसमें इसे द्विफोकसी लेंस का उपयोग करके किया जाता है, जो अवतल और उत्तल दोनों का संयोजन होता है। तो ये भी करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पर अवतल यूज हो रहा है। ठीक है, तो 1 और 3 यहाँ से करेक्ट है। आंसर सी। क्वेश्चन 5। एक व्यक्ति ईंट की दृढ़ दीवार को जोर से धक्का दे रहा है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा? देखो, जोर से अगर धक्का दे रहा है तो क्या होगा? जोर से धक्का देगा तो कार इस पर लगेगा। ठीक है, कार क्या जा रहा है और बल भी लगेगा, बल की दिशा में विस्थापन होगा, तो इसको क्या होगा? गुणनफल के प्रभावित करता है। जैसे F बराबर हो जाएगा F बराबर होता है MA होता है। ठीक है, M यहाँ पर लेकिन ये नहीं यूज हो रहा है, तो क्या होगा? F यूज हो रहा है और यहाँ पर कार यूज हो रहा है और यहाँ पर विस्थापन ऐसे यूज हो रहा है। तो क्या यहाँ पर क्या फार्मूला बनेगा? फार्मूला बनेगा W बराबर FS, है ना ये। और अगर आपने 12th में साइंस ले रखा है तो W बराबर FS cos थीटा, यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू यहाँ पर जितनी होगी उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ से जो FS होगा, यहाँ से इसका आंसर क्या हो जाएगा? B करेक्ट आंसर होगा। कि अगर कार शून्य होगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि यदि बल 1 न्यूटन और विस्थापन 1 मीटर हो तो यहाँ पर किया गया कार 1 जूल होता है। राइट, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। वे जैव निम्नीकरण अग्नि प्रतिरोधी और उष्मारोधी ईंटें हैं जो भूसी, काष्ठ के बुराते और कवक बीजाणुओं को मिलाकर एक रिश्तेदार नेटवर्क निर्मित करती हैं, जो ठोस से होकर एक पतली या हल्की सामग्री को लेकर बन जाती हैं और वे निर्माण में लेकर क्षेत्र के कार्बन परिचय को कम करती हैं, और ये भवनों की आंतरिक सज्जा, पैनलिंग सामग्री को लेकर के भी उपयोग कर सकते हैं। तो ये परिच्छेद में किसकी यहाँ पर बात कर रहा है? आंसर हो जाएगा छठे का। ये बात कर रहा है कवक जाल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है कवक जाल या माइसिलियम ईंटे की बात कर रहा है। ठीक है, माइसिलिया या माइसिलियम ईंटे। माइसिलिया जो वर्ड होता है ये इंग्लिश वर्ड है, ये याद रखना है। माइसिलिया किसको बोलते हैं? कवक जाल को बोलते हैं। यहाँ पे हिंदी में जाने चाहिए इनको कवक जाल। ठीक है, अगर माइसिलिया आपको दिया, अगर इंग्लिश वर्ड आपने नहीं पढ़ा तो क्वेश्चन आप गलत करके आएंगे। राइट, शायद देखो इस वजह से कहता हूँ साइंस टेक्नोलॉजी के जितने भी वर्ड है, लेकिन इन्होंने भी गलत किया है। यहाँ पर इनको हिंदी वर्ड इंग्लिश वर्ड दोनों देना चाहिए टेस्ट सीरीज में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कभी कभी एग्जाम में भी कहता है नहीं रहता है वर्ड, आपको इंग्लिश में जाके देखना होगा, है ना। तो चीज़ों को इंग्लिश और हिंदी दोनों में वो चीज़ पढ़ो, सब पूरी नहीं पढ़ना, जो वो चीज़ पढ़ो जैसे कि आप साइंस टेक्नोलॉजी के कुछ वर्ड पढ़ रहे हो। ठीक है, अब जैसे कि आप यहाँ से इकोनॉमिक के कुछ वर्ड देख रहे हो, है ना, एनवायरमेंट के देखो, 3 को आपको ज़्यादा फोकस करना रहता है इंग्लिश वर्ड में। राइट, अगर नहीं समझ में आ रहा एक बार आप जाके देख लो कि क्या पूछ रहा है ना, तो आप इंग्लिश वर्ड में देख सकते हो। एक दूसरा जो पेपर साइड में होता है ना इंग्लिश का होता है, वो लगा होता है साइड में इंग्लिश का, इधर हिंदी का होता है ना, तो वहाँ पे देख सकते हो क्या होगा। क्योंकि यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन हर पर यूपीएससी इंग्लिश, 3 से 4 को कम बोल रहा हूँ, कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन अगर इंग्लिश से आप कर रहे हो तो आपके सही होंगे, और इंग्लिश को अगर फॉलो करते जा रहे हो तो भी। यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा डी करेक्ट होगा इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन 7वां देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संतृप्त और असंतृप्त वसा के बीच या अम्लों के बीच सही अंतर को स्पष्ट करता है? पहली बात यहाँ से ये बोला है असंतृप्त वसा अम्लों में उनके कार्बन परमाणु के बीच एक या द्वि आबंध होते हैं, एक या अधिक द्विबंध जो आबंध होते हैं। पहली बात, 7वें का पहला करेक्ट हो जाएगा। द्विआबंधों की उपस्थिति जो संतृप्ति होती है, मोनो या पॉली असंतृप्त वसा, इसको परिभाषित करती है। पहली बात करेक्ट है। सेकेंड, संतृप्त वसा अम्लों के उनके कार्बन जो परमाणु होते हैं उसके बीच केवल एकल बंध आबंध होते हैं। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात बेस की करेक्ट होगी। तीसरी बात है असंतृप्त वसाएं जैसे कि जैतून का तेल
और मछली का तेल आमतौर पर समान तापमान पर तरल अवस्था में होता है। तीसरी बात भी करेक्ट है। चौथी बात है, संतृप्त वसाएं जैसे कि मक्खन और घी आमतौर पर समान तापमान पर ठोस अवस्था में होती हैं। चौथी बात यहाँ से करेक्ट है। चारों बातें क्या होगी यहाँ से इसकी, ये सही हो जाएंगी। 1 2 3 4 सभी बातें करेक्ट हैं। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपको हो जाएगा यहाँ से ए स्टेटमेंट सही है यहाँ से इसका। आगे आते क्वेश्चन देखते हैं 8वां नंबर। नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल के बारे में विचार करते हैं। नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल की निम्न भूकक्षा में स्थापित अधिकतम जूनियर धार ले जाने वाली क्षमता 30 टन होगी। पहली बात। 8वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। सेकंड, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल को पूर्ण रूप से पुनः प्रयोज्य प्रणाली के रूप में अभिकल्पित किया जाएगा। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से ये गलत है। ठीक है, सेकंड बात गलत है क्योंकि यहाँ पर जो नए प्रक्षेपण या नए प्रक्षेपण जो होते हैं उसमें वायुयान पुनः जो प्रयोज्यता होती है उसकी, उसमें मॉड्यूलर हरित प्रणोदन प्रणाली जैसी विशेषता होगी, जिसमें यहाँ पर प्रक्षेपण की लागत में कमी और अंतरिक्ष तक पहुंचने में सुधार सुनिश्चित करेगा। ठीक है, तो ये बात इसकी गलत होगी। राइट, ओनली वन यहाँ से करेक्ट है। नेक्स्ट जनरेशन जो लॉन्च व्हीकल है ये भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बीएसएस की स्थापना का संचालन तथा वर्ष 2040 तक चंद्रमा पर भारतीय मानवयुक्त लैंडिंग जो क्षमता है उसको विकसित करने को लेकर सरकार के उद्देश्य दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना है। ऑस्मियस सबसे अधिक भारी धातु होती है। पहली बात, ऑस्मियस जिसका परमाणु क्रमांक जो होता है 76 होता है, एक चमकदार चांदी जैसी रंग वाली धातु होती है। ठीक है, ये सभी ज्ञात तत्वों में सबसे अधिक भारी होती है और सीसा लेड की तुलना में दोगुनी भारी होती है। इसका घनत्व 22.6 ग्राम पर घन सेंटीमीटर होता है। और ऑस्मियस होता है या ऑस्मियम जो होता है इसके कुछ ही उपयोग होते हैं, है ना, याद रखना इंपॉर्टेंट है। सेकेंड बात है, ब्रोमीन समानता स्थितियों में तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु होती है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरा है, टेक्रीसियम प्रथम मानव निर्मित तत्व था। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर ये बात सही बोला है। चौथा, सभी दुर्लभ मृदा धातुएं आवर्त सारणी के लेंथेनाइट श्रृंखला में होती हैं। चौथी बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर जो इट्रियम होता है, इट्रियम और लेंथेनाइट तत्व जो होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये सब इसमें भारी धातुओं में श्रेणी में शामिल होंगे। लेकिन यहाँ पर बोला सभी होंगे तो सभी यहाँ पर इसमें नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अच्छा इट्रियम और यहाँ पर लेंथेनाइट जो तत्व होते हैं ये इसमें समूह में शामिल होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सभी इसमें नहीं होते लेकिन इसमें कुछ हैं, जैसे कि यहाँ पर इट्रियम है, लिथेनाइट है ना, और यहाँ पर प्रोटियम है, ठीक है, टर्बियम है। तो यहाँ पे इसमें कुछ हैं और कुछ नहीं, सभी यहाँ पर नहीं शामिल होते हैं। ठीक है, दो बातें यहाँ से क्या इसकी करेक्ट है और तीसरी बात भी करेक्ट है। राइट, चौथा यहाँ से गलत होगा। 1 2 3 सही है, 9 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 10 है, मानव रक्त के संबंध में विचार करना है। प्लाज्मा रक्त की कुल मात्रा का आधे से अधिक होता है। पहली बात। 10वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। सेकंड, लाल रुधिर कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। सेकंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। श्वेत रुधिर कोशिकाओं में मुख्यतः या मुख्य रूप से रक्त के स्कंदन शामिल होते हैं। तीसरी बात यहाँ से गलत होगी क्योंकि यहाँ पर श्वेत जो रक्त कोशिका होती है WBC मुख्य रूप से प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया में संलग्न होती है जो शरीर के संक्रमण को रोगों से लड़ने में सहायता करती है। ठीक है, तो जो अत्यधिक रक्तस्राव को रोकने का काम भी करेगी। ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 2 करेक्ट है। आंसर यहाँ से बी सही आंसर है। क्वेश्चन क्या रहा है, इसमें बोले अपर रूप किसी तत्व के विभिन्न रूप हैं जिसमें वह तत्व विद्यमान हो सकता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना कौन सा है कार्बन का एक अपर रूप होगा। आंसर हो जाएगा 11वें का करेक्ट आंसर। एक तो हीरा, ग्रेफाइट, ग्राफीन, फुलरिन सभी क्या इसके करेक्ट आंसर होंगे। ठीक है, ये सभी क्या होंगे जिसमें यहाँ पर ये तत्व विद्यमान हो सकता है, तो यहाँ से कार्बन का एक अपर रूप होगा। बी यहाँ से सही आंसर है। ठीक है, आगे आते हैं और कार्बन के अन्य अपर रूपों में से जैसे कि एमोफर्स कार्बन, ग्लासी कार्बन और कार्बन नैनोफोम, नैनोट्यूब आदि भी यहाँ पर शामिल होंगे। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित पर विचार करना है। लिटमस, लाल पत्ता गोभी, प्याज, हल्दी इनमें से किसका उपयोग किसी विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति का पता लगाने के लिए कर सकते हैं। आंसर हो जाएगा 12वें का करेक्ट आंसर। 1 2 3 4 सभी का। ठीक है, अम्ल क्या होता है, विशेष रासायनिक गुणों में युक्त पदार्थ होता है और इन गुणों में नीले लिटमस पेपर को लाल परिवर्तन करना, क्षार को रसीन बनाना और कुछ धातुओं को घोलना सम्मिलित होता है। ठीक है, तो ये की पॉइंट आपको याद रखना है। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है, हल्दी इस प्रकार एक अन्य प्राकृतिक सूचक मानी जाएगी। ठीक है,
आंसर क्या डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 13 हिंद महासागर पहल के बारे में विचार करना है। इसे भारत द्वारा 2019 में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में लॉन्च किया गया था। पहली बात 13 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। सेकंड, ये क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास दृष्टिकोण पर केंद्रित होगी। सेकंड बात यहाँ से क्या होगी, ये भी सही है। तीसरा, ये हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग के लिए एक विधिक रूप से बाध्यकारी ढांचा होगा। तीसरी बात गलत, क्योंकि यहाँ पर एक गैर संधि आधारित स्वैच्छिक ढांचा है, स्वैच्छिक ढांचा होगा, ना कि यहाँ पर बाध्यकारी है, जो एक मुक्त और खुले व्यापार हिंद महासागर प्रशांत क्षेत्र के नियम को आधारित क्षेत्रीय व्यवस्था के रूप में सहयोग को बढ़ावा देगा। ओनली 1 2 करेक्ट है। आंसर 13 का बी करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर 14 नंबर है प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का उदार प्रदेशा निर्देश को संबंध में विचार करना है। बैंकों को पीएसएल लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एनबीएफसी के साथ सह ऋण देने को रोक दिया गया था। पहला 14 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये 14 की पहली बात क्या होगी, यहाँ से गलत है। क्यों? क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक वास्तव में सह ऋण जो मॉडल होता है सीएलएम, इसके तहत एनबीएफसी के साथ मिलकर ऋण देने के लिए बैंकों को प्रोत्साहन करता है, और इसका उद्देश्य बैंकों के लिए निम्न लागत वाली जो धनराशि होती है और एनबीएफसी की पहुंच का उपयोग करके अल्प सेवी क्षेत्रों को लाभ पहुंचाता है, न कि यहाँ पर ऋण देने से रोकना। सेकेंड बात है लघु वित्त बैंकों के लिए पीएसएल लक्ष्य उनके समायोजित बैंक शुद्ध बैंकों ऋण जो होते हैं उसका 60% होगा। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी, करेक्ट है। तीसरा, बैंकों को कृषि क्षेत्र के लिए दिए गए निर्यात ऋण को पीएसएल के रूप में मानने की अनुमति होती है। तीसरी बात यहाँ से भी करेक्ट है। ठीक है, आंसर क्या होगा, 2 और 3 सही है, पहली बात यहाँ से गलत थी, तो सी यहाँ से आंसर होगा 2 3। क्वेश्चन 15 है पुरातात्विक स्थल किलाड़ी जो हाल ही में पूरा जलवायु पुनर्निर्माण अध्ययनों के कारण सुर्खियों में देखा गया था, कहाँ स्थित है ये। आंसर हो जाएगा 15 का करेक्ट आंसर, ये स्थित है दक्षिण तमिलनाडु के बैगई नदी बेसिन में। सी यहाँ से क्या होगा 15 का करेक्ट आंसर होगा। किलाड़ी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये क्या है, स्थल मदुरै से लगभग 12 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में, ठीक है, दक्षिण पूर्व में स्थित है, और ये संगम काल की एक यहाँ पर परिष्कृत नगरीय सभ्यता को साक्ष्यों को उजागर करने के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही उत्तर दिशा में ये वैगई नदी से घिरा हुआ है। राइट, तो यहाँ से क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 विकिरण के संबंध में विचार करना है। विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण की एक माध्यम की आवश्यकता होती है। पहली बात 16 का पहले यहाँ से गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अंततः विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है चाहे मध्यम विद्यमान हो या ना। ठीक है, जब हम धूप से निकलते हैं तो हम क्या होता है, गर्मी का अनुभव करते हैं, और सूर्य हम तक ऊष्मा कैसे पहुँचाती है, तो यहाँ पर क्या होगा, चालन अथवा संवहन के हम नहीं पहुँच सकते, क्योंकि यहाँ पर इनमें दोनों में प्रक्रमों में ऊष्मा स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी सूर्य के बीच अधिकांश भाग में कोई माध्यम है, जैसे कि वायु उपलब्ध नहीं है। ठीक है, और सूर्य में हम तक यहाँ पर ऊष्मा का अन्य प्रकार का प्रक्रम विकिरण कहते हैं जिसको। तो ये सब बातें हैं इसकी, तो पहली बात यहाँ से क्या होगी, इसकी गलत हो जाएगी। दूसरा है सभी गर्म पिंड औरत विकिरण उत्सर्जित करते हैं। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर औरत विकिरण का प्राथमिक स्रोत ऊष्मा तापीय विकिरण होता है, इसलिए कोई भी वस्तु जिसका तापमान होता है वह औरत विकिरण करती है। आंसर ओनली 2। आपसे बोलेगा जो बल्ब है हमारे घर में, एक एलईडी और एक बल्ब है ना, जो बल्ब होते हैं, जो पहले जो बल्ब चलता था एलईडी को छोड़ करके, ये बोलेगा कि यहाँ पर ये औरत विकिरण करती है, तो क्या होगा, करेक्ट है। करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये क्या कर रही है, यहाँ पर तापमान है इसमें, इस वजह से इसमें होगा। ठीक है, क्योंकि गर्म है ये। राइट, तो की पॉइंट याद रखना है इसके, यहाँ से नहीं क्वेश्चन पूछिए, क्वेश्चन घुमा के पूछेगा। ठीक है, आंसर क्या होगा, बी करेक्ट है। 17 नंबर क्वेश्चन है 17 नारियल के वृक्ष में रूट विल्ट रोग के लिए प्राथमिक जैविक कारक क्या होंगे। प्राथमिक जैविक कारक हो जाएंगे, देखो रूट विल्ट रोग के बारे में जानते हैं। देखो क्या धीरे धीरे फैलने वाला एक रोग होता है, ठीक है, जो नारियल के वृक्षों को दुर्बल कर देता है, और ये रोग फाइटोप्लाज्मा के कारण होता है, और इसके लक्षण में जो पर्णक होते हैं उसका शिथिल होना और भीतर की ओर मुड़ना, पीलापन, जड़ों का क्षय और उपज में कमी होना। तो यहाँ से क्या होगा, आंसर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, फाइटोप्लाज्मा। क्वेश्चन 18 निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि बहिस्रावी अंतःस्रावी दोनों प्रकार की कार्य करती है। आंसर हो जाएगा 18 का करेक्ट आंसर, ये अग्न्याशय इसका सही आंसर है। अग्न्याशय एक विशिष्ट प्रकार के द्वि प्रकार अंग के रूप में काम करती है। इसकी 90% ठीक है 90% से अधिक कोशिकाएं पाचन में सहायक हेतु एक बहिस्रावी ग्रंथि के रूप में एक छोटा प्रतिशत चयापचय नियमन के लिए अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में काम करता है। ये छोटी आंत में पाचन एंजाइम एमाइलेज उसको स्रावित करता है, और रक्त कोशिकाओं जो होती हैं उसमें
प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण हार्मोन स्रावित करती हैं। क्वेश्चन 19, सूक्ष्म जीव के संबंध में विचार करना है। सभी जीवाणु प्रकृति में रोगजनक होते हैं। पहली बात क्या होगी, गलत है, क्योंकि यहाँ पर सभी जीवाणु रोगजनक नहीं होते। यद्यपि कुछ जीवाणु रोग उत्पन्न करते हैं, किंतु यहाँ पर उनकी बड़ी संख्या में या तो हानिरहित होता है या मनुष्य के पादपों में जो पर्यावरण है उसके लिए लाभकारी होते हैं। अनेक जीवाणु जीवन के लिए अनिवार्य हैं, जो पाचन, पोषक तत्व और अवशोषण को खाद्य उत्पादन में सहायता करते हैं। सेकेंड बात है, पहला गलत है, रोगजनकों में विषाणु, जीवाणु, कवक और प्रोटोजोआ शामिल हो सकते हैं। सेकेंड बात करेक्ट है। तीसरा, आर्किया सामान्यता मानव संक्रामक रोगों से जुड़े होते हैं। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर आर्किया जो होता है ये क्या होता है, ये वे सूक्ष्म जीव हैं जो समानता मनुष्यों में रोग उत्पन्न होने के लिए नहीं जाने जाते, बल्कि इसमें चरम वातावरण पाए जाते हैं और इनमें मानव रोगजनक नहीं माना जाता है इनको, क्योंकि आर्किया विशेष रूप से मिथेनोजेंस जैसे कि मेथेनो ब्रेवेक्टर इसमें थी, मानव जो जठरांत्र हैं वो इनमें मुख गुहा जो होती है उसको लेकर समान और कभी प्रचुर मात्रा में पाए जाते थे। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है। और ये उदाहरण के लिए पाचन में सहायता करना। ओनली 2 करेक्ट है, 2 करेक्ट है केवल, आंसर 1 सही हुआ। एक मतलब क्या हुआ, 3 कथन में 1 कथन सही है यहाँ से। क्वेश्चन 20, 20 नंबर है, भारत में कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम के बारे में विचार करना है। CCTS इसे ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत अनुसूचित किया गया था। पहली बात, 20 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है। दूसरा, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE कार्बन क्रेडिट प्रमाण पत्र जारी करता है। सेकेंड बात भी यहाँ से क्या है, करेक्ट है। तीसरा, कार्बन क्रेडिट प्रमाण पत्र 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड CO2 समतुल्य के बराबर होता है। तीसरी बात भी करेक्ट होगी। तीनों बातें सही है, आंसर क्या हो जाएगा 1 2 3 सभी करेक्ट है, डी। 21 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। प्रजातियां, मुख्य विशेषता और स्थिति। देखते हैं इसको। पहली बात, पहला है गंगा नदी डॉल्फिन। गंगा नदी डॉल्फिन क्या होगा, ये नेविगेट करने के लिए इकोलोकेशन पर निर्भर करती है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहां से करेक्ट है। सेकेंड, सिंधु नदी डॉल्फिन पंजाब का जलीय जंतु है, ये भी बात करेक्ट है। तीसरा, इरावली डॉल्फिन वाटर शिफ्टिंग का अनूठा व्यापार होगा, ये भी बात यहाँ से करेक्ट होगी। तीनों बातें सही है, 21 का आंसर सभी तीनों सही है। 22, प्रतिरक्षा प्रणाली के संबंध में जन्मजात प्रतिरक्षा शब्द क्या अर्थ होगा इसका। देखो, जन्मजात जो यहाँ पर प्रतिरक्षा शब्द है इसका अर्थ होता है क्या, इसका अर्थ होता है ये शरीर के यहाँ पर तीव्र और गैर विशिष्ट रक्षा की यहाँ पर पहली पंक्ति है जो यहाँ पर जन्म से मौजूद होती है, और ये साधारण आक्रमणकारियों जैसे कि बैक्टीरिया और जो वायरस होते हैं उसके तुरंत लड़ने के लिए भौतिक बाधाओं को, जैसे त्वचा, बलगम है ना, उनके रासायनिक बाधाओं को, जैसे कि पेट में एसिड है ना, आंसू और यहाँ पर जो सामान्य कोशिकाएं होती हैं उनके उपयोग करती है, और ये संक्रमण रोकने के और लक्षित करने को लेकर के अनुकूल प्रतिरक्षी दशाओं में ट्रिगर करेगी इसको। ठीक है, तो आंसर क्या होगा 22 का बी यहाँ से करेक्ट होगा। यह रक्षा की पहली पंक्ति है जो रोगजनकों के खिलाफ तत्काल गैर विशिष्ट सुरक्षा प्रदान करेगी। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। सुर्खियों में रहे स्थान और अवस्थिति किसमें संबंधित है। ये पहली बात है, ये बोल रहा है कामचटका प्रायद्वीप। कामचटका प्रायद्वीप ये यहाँ से प्रशांत महासागर में, करेक्ट बात है, सही है। दूसरा है डिएगो गार्सिया, ये काफ़ी न्यूज़ में है, हिंद महासागर, सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीसरा, नेगेव रेगिस्तान। नेगेव रेगिस्तान जो है दक्षिणी इजराइल में स्थित है, ना कि दक्षिण अमेरिका में, तो ये बात गलत हो जाएगा। ओनली 1 2 करेक्ट है, 2 बातें यहाँ से इसकी 23 का करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर है, देखो यहाँ पर जो भी मैप वाला क्वेश्चन है ना, मैप बेस्ड, अभी हम क्या करेंगे यूपीएससी का जो एग्जाम भी होना है तो उसके लेकर हम लोग काफ़ी टेस्ट भी कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर यूकेटी के करीब जहाँ पर हम लोग ने 23-24 पेपर कर लिए करीब, है ना, जिसमें से 2 फुल लेंथ यहाँ पर हो चुके हैं उसके। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी एक मैप बेस्ड पेपर भी लेके आएंगे। क्या लाएंगे, मैप बेस्ड पूरा पेपर, कम से कम 1 पेपर 2 पेपर कम से कम मैप बेस्ड लेके आएंगे, एक पूरा इंडियन पर और एक वर्ल्ड पर, 2 पेपर मैप बेस्ड होंगे। और उसके बाद एक आपका पेपर होगा इसमें, जैसे कि पूरा इंडिया ईयर बुक का पूरा क्वेश्चन शामिल किए जाएंगे उसमें, पूरी इंडिया ईयर बुक को समराइज किया जाएगा 100 क्वेश्चन में, जो यूपीएससी पूछ सकता है सिर्फ उनको। इंडिया ईयर बुक तो बहुत मोटी होती है, ठीक है, कम से कम 600-700 पेज की, उनमें से सिर्फ आपको जो टॉपिक यूपीएससी पूछने की उम्मीद है वो 100 क्वेश्चन वहाँ से क्रिएट किए जाएंगे। ठीक है, एक बात ये। और यहाँ पर पीआईबी योजना इनको लेकर के बीए पर जो पूरी साल की है उसमें से 100 क्वेश्चन, ऐसे करके 100 क्वेश्चन सिर्फ यहाँ पर छांटे जाएंगे, उसके पेपर हम लोग कराएंगे, है ना। तो देखते रहो टेलीग्राम पे, हम अपडेट यहाँ पर लाते रहेंगे। और अभी स्टार्ट करने वाले डेली टारगेट 10 तारीख से 10 फरवरी से, तो अभी आपको अपडेट रहना है कि क्या क्या चीज़ें आपको रोज करनी है, फॉलो करना है, उसके हिसाब से पढ़ना है। ठीक है, आते हैं 24 में। फ्लोरोसेंट लैंप में दृश्य प्रकाश उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है।
आंसर हो जाएगा 24 का करेक्ट आंसर ए पारा वास्प यहाँ से सही आंसर होगा इसका। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फ्लोरोसेंट प्रदीप्ति लैंप या फ्लोरोसेंट ट्यूब एक निम्न दाब पारा वाष्प गैस विसर्जन डिस्चार्ज लैंप होता है जो दृश्य प्रकाश उत्पन्न करने के लिए प्रदीप्त का उपयोग करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, हाल ही में सुर्खियों में रहा ब्लेचली घोषणा पत्र किससे संबंधित होगा? ब्लेचली जो घोषणा पत्र है ये संबंधित है एआई विकास और उपयोग के लिए दिशा निर्देश प्रदान करेगा। सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा 25 का। ठीक है, 26 है, हाल ही में खबरों में रहा मनरो सिद्धांत मुख्य रूप से किससे संबंधित होगा? आंसर हो जाएगा 26 का ए बाहरी हस्तक्षेप का विरोध करके पश्चिमी गोलार्ध में अमेरिकी प्रधानता का दावा करना। ए यहाँ से करेक्ट आंसर होगा मनरो सिद्धांत। ठीक है, मनरो सिद्धांत होता है क्या वर्तमान में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हाल ही यहाँ पर नीति को यहाँ पर डोनरो सिद्धांत के रूप में संदर्भित किया गया है, क्योंकि यहाँ पर वो काफ़ी हद तक 200 साल पुराने मनरो सिद्धांत को दर्शाते हैं। ठीक है, 27 आते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन दो अणुओं की जुड़ी रेडॉक्स प्रक्रिया का सही वर्णन करता है? आंसर हो जाएगा रेडॉक्स जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, ये ऑक्सीकरण अपचयन जो प्रक्रिया होती हैं, ये प्रतिक्रिया होती है, उसको संक्षिप्त नाम है, जैसा कि नाम पता चलता है नाम से ही। इसमें यहाँ पर दो अन्योन्याश्रित अर्ध प्रतिक्रियाएं ऑक्सीकरण और अपचयन शामिल होती हैं। ऑक्सीकरण तब होता है जब अपचायक और ऑक्सीडेंट को इलेक्ट्रॉन खो देता है और खुद ऑक्सीकृत हो जाता है। अपचयन कब होता है? अपचयन होता है जब यहाँ पर ऑक्सीडेंट अपचायक से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है और खुद अपचयित हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीकरण और अपचयन एक ही समय में होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो पूरी बातें आपको नोट कर लेना है। अगर आपने साइंस 12th में नहीं पढ़ी है या 12th जिसका बैकग्राउंड साइंस से नहीं है तो उसमें डरने वरने कुछ बात नहीं है, जितना मैं बताता हूँ पॉइंट उतने आपको करते जाना है। ठीक है, वैसे भी यूपीएससी साइंस से क्वेश्चन इतना नहीं पूछता है, वो साइंस टेक्नोलॉजी से पूछता है। ठीक है, अगर पूछता है तो मैंने आपको ये बातें बताई ऑक्सीकरण अपचयन की, आप इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, बाकी जिसने 12th किया होगा तो उसको आता होगा, राइट। तो आंसर क्या होगा? सी करेक्ट है। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं सोचना कि आपने साइंस बैकग्राउंड नहीं है तो यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा साइंस, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल भ्रमित नहीं रहना है। ठीक है, कुछ डाउट रहता है पूछ भी सकते हो, टेलीग्राम पे जुड़ के पूछ सकते हो, कुछ डाउट रहता है या कुछ आपको पूछना एग्जाम को लेकर के कुछ ऐसा स्ट्रेस है तो मैसेज कर सकते हो। आते 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन पानी के उत्कृष्ट विलय गुण की सबसे अच्छी तरीके से व्याख्या करता है? आंसर हो जाएगा 28 का करेक्ट आंसर यहाँ से सी पानी के अणुओं की ध्रुवीय प्रकृति, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम की स्थिति और पदनामों के संबंध में विचार करना है। ये एक नामित राष्ट्रीय उद्यान है, पहली बात। 29 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। सेकेंड बात है, ये यहाँ पर मान्यता प्राप्त टाइगर रिजर्व है, ये भी बात क्या है? सही है। तीसरा, ये एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र है, ये भी बात करेक्ट है। चौथा, ये यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का होगा। चारों बातें यहाँ से इसकी करेक्ट है, डी यहाँ से क्या होगा? सभी चार आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन 30, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रैटियम नामक परमाणु प्रकार निम्नलिखित में से किस तत्व में समस्थानिक है? आंसर हो जाएगा 30 का करेक्ट आंसर बी हाइड्रोजन, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 31 है, जैव अणु के संबंध में विचार करना है। कार्बोहाइड्रेट्स सजीवों में ऊर्जा के तत्काल और आरक्षित जो स्रोत हैं उसके रूप में काम करता है, पहली बात। 31 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, प्रकृति में सभी एंजाइम ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं, सेकेंड बात गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अधिकांश एंजाइम जो होते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। हालांकि कुछ राइबो न्यूक्लियस एसिड जो होते हैं अणुओं में भी उत्प्रेरक गतिविधि होती है, इन्हें राइबोजाइम कहा जाता है और वे प्रोटीन नहीं होते हैं, ये बात गलत हो जाएगी। तीसरी बात है, कुछ आंत के सूक्ष्म जीव मानव चयापचय के लिए आवश्यक विटामिन का संश्लेषण करते हैं, तीसरी बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर मानव आंत में माइक्रोबायोटा आवश्यक विटामिन जैसे विटामिन के और कुछ बी जैसे B12, बायोटिन, फोलेट को संश्लेषित करते हैं, जो तब अवशेष होते हैं जब शरीर द्वारा चयापचय के लिए उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, तीसरी बात करेक्ट है, पहला करेक्ट है। आंसर यहाँ से 31 का सी। 32 है, आइंस्टीन वलय के संबंध में विचार करना है। ये गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग के माध्यम से डार्क मैटर के चारों ओर प्रकाश का एक वलय होता है, पहली बात। 32 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात है हाल ही में बोल रहा है नासा की जेम्स वेब टेलीस्कोप ने पहली बार इसकी खोज की है, सेकेंड बात यहाँ से गलत है। क्यों?
क्योंकि यहाँ पर जो आइंस्टीन वाले का नाम गणितज्ञ और भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टीन के नाम पर रखा गया, जिसके समान सापेक्षता सिद्धांत ने भविष्यवाणी की थी कि प्रकाश ब्रह्मांड में वस्तुओं के चारों ओर झुक सकता है और चमक सकता है। पहला आइंस्टीन वाले 1987 में खोजा गया था। तब से कई खोजे जा चुके हैं और यहाँ पर यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी से लगभग 590 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर एक आकाशगंगा के चारों ओर आइंस्टीन वाले की खोज की है। खोज वाले की आकाशगंगा के आसपास की गई थी, जिसे यहाँ पर पहली बार 19वीं सदी में खोजा गया था। तो ये सब बातें आपको पूरी नोट करनी है, ठीक है। आंसर क्या होगा 32 का, एक बात इसकी सही है पहली। 33 नंबर क्वेश्चन है, तारों के टिमटिमाने की घटना किसके कारण होती है? आंसर हो जाएगा 33 का सही आंसर, ये तारों की रोशनी का वायुमंडलीय अपवर्तन होता है, इसी कारण होता है, ठीक है। आगे आते हैं 34 नंबर में, घर्षण बल के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। ये निकायों के बीच कार्य करने वाला प्रतिरोधक बल है जो गति का विरोध करता है और उसे कम करता है। पहली बात 34 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये 34 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। सेकंड, ये केवल गतिमान वस्तुओं पर कार्य करता है, केवल गलत कर दिया इसने यहाँ पर क्वेश्चन को, स्टेटमेंट को, क्योंकि यहाँ पर जो सेकंड स्टेटमेंट है ये केवल बोल रहा है कि यहाँ पर ये केवल गतिमान वस्तुओं पर ही कार्य करेगा, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तीसरा, क्योंकि यहाँ पर एक खुदरी सतह पर भी काम करेगा और चिकने में भी, ठीक है। अगला है, यदि सतह खुदरी हो तो घर्षण बल चिकनी सतह से तुलना में अधिक होगा, यह बात करेक्ट है। एक और 3 यहाँ से सही है। आंसर क्या होगा 34 का C13। 35, प्रत्यावर्ती धारा AC और दिष्ट धारा DC के संबंध में विचार करना है। AC और DC दोनों इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा में बहते हैं। पहली बात 35 का पहला गलत है, क्योंकि यहाँ पर परंपरागत रूप से एक विद्युत परिपथ में विद्युत धारा दिशा AC और DC इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा में विपरीत में होती है और जिन पर ऋणात्मक आवेश होता है। पहला गलत है। AC में विद्युत आवेश की दिशा में समय पर उलट जाती है, सेकेंड बात करेक्ट है। तीसरा, बैटरी केवल दिष्ट धारा उत्पन्न करती है, सेकेंड बात इसका करेक्ट है। और थर्ड बात भी इसकी यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। आंसर क्या होगा 2 और 3 सही है, सी यहाँ से आंसर हो जाएगा। 36, छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर के संबंध में विचार करना है। इनकी बिजली उत्पादन क्षमता प्रति यूनिट 500 मेगावाट तक होती है, जो पारंपरिक परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का आधा होता है। पहला 36 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है। 36 की पहली बात गलत है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर छोटे मॉड्यूलर जो रिएक्टर होते हैं ये उन्नत परमाणु रिएक्टर जितनी प्रति यूनिट 300 मेगावाट तक बिजली क्षमता होती है, ये पारंपरिक परमाणु ऊर्जा रिएक्टर को उत्पादन क्षमता लगभग 1/3 छोटी क्षमता वालों को परमाणु उतनी ही समानता स्मॉल मॉड्यूलर का जाएगा उनको, ठीक है। तो यहाँ से ये बात गलत होगी। दूसरी बात है, इन्हें पहले से तैयार किया जा सकता है और भेजा जा सकता है और बिजली उत्पादन स्थल पर स्थापित किया जा सकता है, ये बात इसकी करेक्ट है। तीसरा, SMR को बंद करने के लिए किसी बाहरी शक्ति की आवश्यकता नहीं होती है। SMR मतलब छोटे मॉड्यूलर को बंद करने के लिए किसी बाहरी शक्ति की आवश्यकता नहीं होगी। दोनों बात करेक्ट है, 2 और 3, आंसर बी। 37 है, धातुओं की अभिक्रियाशीलता के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको। ये बोला है निम्नलिखित में से कौन से सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व होते हैं? आंसर हो जाएगा 37 का करेक्ट आंसर बी, एल्युमिनियम यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। रसायन विज्ञान में अभिक्रियाशील इस बात का माप है कि यदि कोई पदार्थ कितनी आसानी से रासायनिक अभिक्रिया करता है, इसमें पदार्थ की या तो स्वयं अपने परमाणु के साथ या अन्य परमाणु से यौगिक के साथ अभिक्रिया करने की समानता अभिक्रिया ऊर्जा मुक्त होगी। एल्युमिनियम यहाँ पे जो दे रखा है इसके हिसाब से एल्युमिनियम होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर सबसे बोलेंगे सबसे ज़्यादा किस में होती है और भी नाम होंगे तो सबसे ज़्यादा फिर पोटेशियम में होगी, ठीक है। लेकिन इसके हिसाब से जो बोल रखा है तो यहाँ पर एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा, ठीक है। और उसके बाद जिंक, आयरन, तब इसके बाद लेड आएगा शीशा, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद कॉपर आएगा, है ना, कॉपर दे रखा है, और मरकरी, उसके बाद सिल्वर आएगा, ठीक है। तो आपको सीरियल याद रखना है ना, मैंने आपको बता दिया। जरूरी नहीं कि आपसे यही पूछे, ऊपर से और पूछ सकता है वो। आंसर क्या होगा 37 का, इसके हिसाब से जो आंसर हो जाएगा यहाँ से ये बी करेक्ट है इसका, एल्युमिनियम। 38 नंबर है, ध्वनि तरंगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने कौन सा सही होगा? ध्वनि तरंगें निर्वात में गमन नहीं कर सकती हैं, पहली बात। 38 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। कण तरंग संचलन के दौरान अपनी माध्य स्थिति के ऊपर की ओर नीचे की ओर दोलन करती हैं, सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर इन तरंगों के माध्यम से कण तरंग संचलन की दिशा में समानांतर कंपन करते हैं और एक कण के स्थान से दूसरे स्थान पर गमन नहीं करते हैं, लेकिन वे अपनी मूल अवस्था से आगे पीछे दोलन करते रहते हैं। ध्वनि तरंग का संचरण इसी प्रकार होता है, इसलिए यहाँ पर ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। तीसरी बात है, पहला सही है दूसरा गलत है।
तीसरा, दिए गए माध्यम में समान भौतिक परिस्थितियों में आवृत्ति में परिवर्तन के साथ ध्वनि की गति में भारी परिवर्तन आता है। तीसरी बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि ध्वनि की गति किसी दिए गए माध्यम से समान भौतिक जो परिस्थिति होती है उसमें सभी आवृत्तियों के लिए लगभग समान रहती है। तीसरी बात यहाँ से गलत है। ओनली वन करेक्ट है। आंसर 38 का एक बात से होगी। 39, कोलाइडल प्रणाली गैस में द्रव के परिक्षिप्त होने को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा 39 का करेक्ट आंसर, इसे कहते हैं एरोसोल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? एरोसोल। कोलाइडल प्रणाली एक यहाँ पर विषमांगी मिश्रण होता है जिसमें किसी एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के यहाँ पर जो प्रक्षिप्त होते हैं, जिससे यहाँ पर क्या होता है, इनका वर्गीकरण विक्षेपित अवस्था में विक्षेपण के माध्यम से अवस्था पर निर्भर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर एरोसोल जो होता है, एरोसोल यहाँ पर एक कोलाइड है जिसे यहाँ पर तरल या ठोस जो कण होता है गैस उसके प्रक्षेप में होते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए कोहरा, धुंध, बादल, ये सब बता सकते हो। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से सतत विकास के संबंध में हाल ही में सुर्खियों में रहा शब्द इकोफिक्स द्वारा संदर्भित करता है किसको? देखो, इकोफिक्स से संदर्भित करता है किसको? अपशिष्ट से संपदा सिद्धांत को उपयोग करके विकसित किया गया गड्ढों के मरम्मत का मिश्रण करने को लेकर। सी यहाँ से सही आंसर होगा। ठीक है, और इसे CSIR केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान CRRI द्वारा विकसित किया गया है, याद रखना है। 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुप्रयोग परिघटना डॉपलर प्रभाव पर आधारित होंगे? आंसर हो जाएगा कौन कौन सा। देखो, डॉपलर प्रभाव क्या होता है? डॉपलर प्रभाव एक ऐसी परिघटना है जो तब देखी जाती है जब तरंगों का स्रोत जो किसी पर्यवेक्षक के सापेक्ष गति कर रहा होता है, और डॉपलर प्रभाव को तरंगों की एक जो गतिशील स्रोत है उसके द्वारा उत्पन्न प्रभाव के रूप में वर्णित किया जा सकता है। जब पर्यवेक्षक और ध्वनि का स्रोत पास आते हैं तो ध्वनि की यहाँ पर जो पिच अधिक हो जाती है, जिससे जब पर्यवेक्षक के ध्वनि स्रोत दूर जाते हैं तो यहाँ पर पिच कम हो जाता है, जिससे डॉपलर प्रभाव को इसी सभी तरंगों के साथ घटित होते देखा जाता है। ठीक है, तो क्या होगा? पहली बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी, चमगादड़ का इकोलोकेशन, बात सही है इसका। ठीक है, और उसके बाद हो जाएगा सोनिक का बूम और वाहनों की गति को मापने वाला पुलिस रडार। तीनों बातें यहाँ से क्या है 41 का करेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, याद कर लेना, नोट करना है बात को। ये और भी लिख सकते हो, जैसे इकोकार्डियोग्राम ये भी लिख सकते हो, है ना। आते हैं 42 में। 42 बोले वागुरुम्बा, क्या लिखा है? वागुरुम्बा। ठीक है, वागुरुम्बा नृत्य के संबंध में विचार करना है। यह असम में वोडो समुदाय का एक पारंपरिक लोक नृत्य होगा। पहली बात 42 का पहला करेक्ट है। यह पारंपरिक रूप से फसल उत्सवों के दौरान केवल पुरुषों द्वारा ही किया जा सकता है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर यह नृत्य आप समान तौर पर समूह में किया जाता है जो व्रत या रेखाएं बनाते हैं, जिसमें यहाँ पर इसकी दृढ़ सुंदरता बढ़ जाती है। ठीक है, सेकंड गलत होगा। ओनली वन करेक्ट है, ये आंसर है 42 का। 43 है, किसी प्रशिक्षित गायक द्वारा कोई ऐसा सुर उत्पन्न किया जा सकता है जिससे कांच टूट जाए। ध्वनि तरंगों द्वारा प्रदर्शित निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना इसके लिए उत्तरदायी होगी? आंसर हो जाएगा 43 का सी, अनुनाद इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऐसी परिघटना जिसमें एक कंपनशील प्रणाली बाह्य बल किसी दूसरी प्रणाली को एक विशिष्ट अधिमानी आवृत्ति से अधिक आयाम दोलन बदल देती है, तो यह प्रेरित करती है, जिस आवृत्ति में प्रेरित दोलन का आयाम सापेक्षिक रूप से अधिकतम हो जाता है, और वह प्रणाली अनुनात्मक और अनुनाद प्रवृत्तियां कहलाती हैं। क्वेश्चन 44, टाइडल लॉकिंग के संबंध में विचार करना है। ज्वारी अवरोधन गुरुत्वाकर्षण बलों के कारण चंद्रमा के घूर्णन और उनकी कक्षा के बीच होने वाला एक समकालीकरण होता है। पहली बात 44 का पहला क्या होगा? 44 की पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, सौर पवनों को चंद्रमा के घूर्णन के पड़ने वाला प्रभाव खगोलीय पिंडों के बीच ज्वारी अवरोधन का प्राथमिक कारण होता है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर यह प्रभाव दो पिंडों के बीच तब उत्पन्न होता है जब उनकी गुरुत्वीय अंतःक्रिया किसी पिंड के घूर्णन को धीमा कर देती है, और जब तक कि वह ज्वारी रूप से आबद्ध न हो जाए, और लाखों वर्षों में ऊर्जा के आदान प्रदान का उष्मा क्षय के परिणाम स्वरूप ये अंतर्क्रिया उसकी कक्षाओं को घूर्णित करने को लेकर परिवर्तन लाती रहती है। जब कोई पिंड ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है तो यहाँ पर एक पूर्ण कक्षा के दौरान उसकी घूर्णन गति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे ज्वारी रूप से स्थिर कहा जाता है। तो सेकंड बात यहाँ से गलत होगी इसकी। तीसरी बात है, ज्वारीय अवरोधन जो होता है उसके कारण चंद्रमा की प्रगति विकृत हो जाती है और महासागर में बारी बारी से ज्वार भाटे आने लगते हैं। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 1 और 3 सही है। 44 का करेक्ट आंसर यहाँ से बी से हो जाएगा, दो बातें सही है। 45 है, हाल ही में हुए भू राजनीतिक और कनेक्टिविटी संबंध के बारे में विचार करना है। देखते हैं इसको।
इनको बोला है कि निम्नलिखित यहाँ पर पत्तन को पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करेंगे। ठीक है, पहला क्या होगा, पहला बोला है यहाँ से, इसमें ये बोला पीरियस पत्तन, हाइफा पत्तन, जेबल अली पत्तन और चबार पत्तन। तो जो आंसर हो जाएगा यही इसका करेक्ट आंसर भी है। ठीक है, पीरियस पत्तन जो है ये ग्रीस भूमध्यसागर सबसे पश्चिमी पत्तन होगा, आप ब्रैकेट में करके लिख सकते हो इसको। अगला है हाइफा पत्तन। हाइफा पत्तन इजराइल का पूर्वी भूमध्यसागर है, पीरियस के पूर्व में स्थित है। जेबल अली पत्तन, जेबल अली पत्तन यूएई फारसी खाड़ी और पूर्व की ओर स्थित है। ठीक है, चाबहार पत्तन, चाबहार पत्तन ईरान ओमान की खाड़ी इससे सबसे पूर्व में स्थित है। तो इसे करके आप बना सकते हो, आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। 46 है TSAT-1A उपग्रह के संबंध में विचार करना है। ये भारत का पहला निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह होगा, पहली बात। 46 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है, इसी इसरो द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। सेकेंड बात यहाँ से गलत, क्योंकि यहाँ पर से इसे स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट द्वारा सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रस्थापित किया गया था, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। तीसरी बात है, इसे वैंडबैगन 1 राइट शेयर मिशन के हिस्से के रूप में अंतरिक्ष भेजा गया था। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट होगी। ठीक है, जो वैंडबैगन है 1 मिशन, इसे स्पेसएक्स द्वारा आयोजित एक राइट शेयर मिशन है जिसका उद्देश्य कई छोटे उपग्रहों को एक साथ कक्षा में स्थापित करना होगा। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट होगी। 1 और 3 करेक्ट है, आंसर क्या होगा, बी यहाँ से सही आंसर है, दो बातें सही है। 47 है केशिका क्रिया के संकीर्ण स्थानों के भीतर जल जो तरल यहाँ पर के बिना सहायता के यहाँ तक कि बाह्य बल जैसे कि गुरुत्वाकर्षण के विपरीत होने वाली गति के रूप में परिभाषित किया जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित परिघटनाओं में कौन से केशिका क्रिया की सम्मिलित होने दो, ये केशिका क्रिया में सम्मिलित होते हैं। आंसर जाएगा 47 में, ये एक तो जल सोखने वाला स्पंज, ठीक है, ये भी शामिल होता है केशिका में। दूसरी बात है मोमबत्ती का जलना, ये भी क्या होगा, ये भी यहाँ से इसका सही होगा। ठीक है, तीसरी बात केशिका के क्रिया के कारण मोमबत्ती क्या जलती है, जब मोमबत्ती की बाती जलाई जाती है तो लौ की उष्मा मोमबत्ती के मोम में पिघला देती है और तत्पश्चात पिघला हुआ मोम केशिका क्रिया को जो पूरी बत्ती है उसके माध्यम से ऊपर चढ़ता है। ठीक है, तीसरा पादपों की जड़ों द्वारा मृदा से जल के को प्राप्त करना, तीसरी बात भी करेक्ट है, तीनों करेक्ट है। 47 का आंसर क्या होगा, डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 48 में आते हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, प्राय सुर्खियों में रहने वाले और यहाँ पर देश। ठीक है, इटली, इटली क्या है, देखो इटली जो बोल रहा है ये यहाँ पर यूक्रेन बोला कि यूक्रेन को लेकर के देश है, तो गलत हो जाएगा क्योंकि जो इटली है ये कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य DRC का एक प्रांत है जिसे जातीय संघर्ष और मानवीय संकटों के लिए जाना जाता है, पहला गलत होगा। खार्तूम सूडान, सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है क्योंकि खार्तूम सूडान की कैपिटल है और SF तथा RSF के बीच चल रहे गृहयुद्ध के कारण से सुर्खियों में बना हुआ था न्यूज़ में, सही बात है। तीसरा चेरनी हाइव स्पेन, तीसरी बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर चेरनी हाइव यूक्रेन का ऐतिहासिक शहर है और यहाँ पर ओलब्लास्ट क्षेत्र है जो यहाँ पर रूसी सीमा के निकट होने के कारण यहाँ पर सुर्खियों में रहता है, तो ये बात गलत होगी। ठीक है, स्पेन में नहीं होगा। ओनली 2 करेक्ट है ना, केवल 2 करेक्ट है, मतलब एक बात सही है इसकी, तीनों में एक बात इसकी सही है, एक आंसर हो गया। 49 एक व्यक्ति शिथिल रेत पर खड़ा होता है और यहाँ पर फिर उसका लेट जाता है और वो लेटने की अपेक्षा खड़े रहने के दौरान रेत में अधिक गहराई पर चला जाता है, इसका निम्नलिखित में से कौन सा कारण होगा। देखो इसका ये कारण है कि यहाँ पर जो खड़े रहने के दौरान रेत का दबाव अधिक पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप जैसे कहीं पर फंस गए हो, ठीक है, कहीं मान लो दलदल में गिर गए हो, राइट, जैसे कि अभी यहाँ पर अभी न्यूज़ में पढ़ा होगा कि नोएडा में कोई मतलब कार से सवार था ना कोई, तो उसका कार डूब गई थी पानी वानी में, है ना, तो वो उसी में मर गया था वो। तो क्या किया था उसने भी ये काम किया था कि यहाँ पर डूबा था ना, तो उसके टाइम लेट किया था ऐसा करके। तो लेटने में क्या होता है, हम लोग को जो बाहर है ना नीचे नहीं जाता है, नीचे जाओगे तो डूब के मर जाओगे। ठीक है, तो काफ़ी टाइम तक उसमें न्यूज़ में सुना होगा, काफ़ी टाइम तक जिंदा था वो, है ना, जिंदा क्यों था, क्योंकि लेट किया था वो, राइट, इंजीनियर था, है ना, इंजीनियर था तो साइंस तो पढ़ी होगी, राइट, तो इस वजह से कुछ टाइम तक बच रहा था वो, फिर भी सर्दी की वजह से कोई यहाँ तक नहीं गया पास तक, इस वजह से मर गया वो, राइट। तो ये चीज़ आपको याद रखना कि अगर कहीं ऐसा कुछ होता है तो आप उसमें लेट जाओगे तो थोड़ा बहुत बच सकते हो, थोड़ा टाइम के लिए, मतलब आप जिंदा रह सकते हो उसमें, है ना। जैसे कोई दलदल में फंस गए हो या फिर कोई कीचड़ विचड़ में फंस गए हो ऐसे करके बहुत गहरे वाले में, तो ऐसे लेट सकते हो तो शायद बच सकते हो लेट के। ठीक है, तो ये याद रखना बात आपको। 49 का आंसर सी यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि जो दबाव होता है प्रेशर, ये इक्वल होता है किसके, प्रणोत के, मतलब क्षेत्रफल के इक्वल होता है वो, राइट, दाब। आगे आते हैं, 50 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में सुर्खियों में रहे परियोजना संजय का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। आंसर हो जाएगा 50 का, जिसका नाम संजय उसको तो याद हो जाएगा क्वेश्चन वाला।
ठीक है, आंसर क्या है 50 का बी आंसर करेक्ट है। त्वरित निर्णय लेने के लिए युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली विकसित करने की भारतीय सेना की एक परियोजना होगी। बी आंसर इसका सही आंसर है। इसका उद्देश्य होगा कि जो कमांडर हैं कर्मचारियों को उसको त्वरित निर्णय निर्माण के लिए एक समग्र परिचालन तस्वीर प्रदान करना। ये प्रणाली जमीनी सेंसर, यूएवी और फीड और उपग्रह डेटा को एकीकृत करेगी जो सामरिक युद्ध के लिए सीमाओं के लगभग 200 किलोमीटर दूर क्षेत्रों पर नजर रखने के लिए आवश्यक होगा। आंसर क्या होगा 50 का बी करेक्ट है। तो इस टाइप से हम लोग ने यहाँ पर 50 क्वेश्चन देख लिया, ठीक है, 50 क्वेश्चन के यहाँ पर देखा। और अगला जो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 2, उसमें कहाँ से स्टार्ट करेंगे 51 से स्टार्ट करेंगे हम लोग। 51 से लेकर 100 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग उसको कवर करेंगे और टेस्ट नंबर 23 कल पूरा हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना यूकेटी का टेस्ट नंबर 3 और ओवरऑल यहाँ पर हो जाएगा करीब 25वां नंबर टेस्ट, है ना, 22, 23, 24, 25, हाँ 25वां होगा और फुल लेंथ के हिसाब से तीसरा होगा। हम लोग लेकर आएंगे कल इसको, ठीक है, ठीक है। और विजन का भी हम लोग करेंगे और दृष्टि का भी मैं आज शाम को लेके आने वाला। दृष्टि का जो मेंटरशिप अभी संडे को, लास्ट संडे को हुआ था, वो एक पार्ट बचा, वो भी मैं लेके आने वाला हूँ। और जो कल पेपर होगा वो मंडे को कराऊंगा मैं, ठीक है। ऐसे करके आप टेलीग्राम में जुड़ोगे तो मैं एक चीज़ बताता रहता हूँ कब से कौन सा पेपर होगा, तो आप उसके तरह से आप अपना पेपर को अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और भी कुछ टाइम में स्टार्ट करने वाला मेंटरशिप तो आपको और अच्छे से चीज़ें क्लियर कराऊंगा मैं, ठीक है। एंड करते हैं, और टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाना है आपको, ठीक है। चैनल यहाँ पर नीचे शो कर रहा होगा, यूपीएससी नॉलेज ट्रैक सर्च करोगे तो आएगा आपका, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।